हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धि एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो नए उत्साह और नए जोश के साथ हम अपना न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वाक्य के भेद। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं, जो शब्दों का समूह होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। तो क्या ये सही परिभाषा है? नहीं। अगर शब्दों का अर्थपूर्ण जो समूह बनेगा, अगर वो संपूर्ण अर्थ प्रकट करे तो ही हम उसे क्या कह सकते हैं, वाक्य कह सकते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं खेल रहा बच्चा है, तो क्या ये वाक्य बनेगा? नहीं बनेगा। अगर मैं इसको अच्छे से सीक्वेंस में रख कर बोलूंगी तो ही क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। जैसे बच्चा खेल रहा है, तो क्या है, ये अर्थपूर्ण वाक्य बन रहा है। ठीक है। अभी जैसे मैं बोलूंगी भारत एक महान देश है, तो क्या बन रहा है, एक अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा। ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अभी हम ये जानेंगे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर भी वाक्य के भेदों को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। पहला कौन सा है? सरल वाक्य, जिसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं, चलो परिभाषा के द्वारा इसको समझते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, कर्ता और एक विधेय क्रिया हो तथा केवल एक ही भाव प्रकट हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अभी इसमें जो कर्ता होता है, जो वो वाक्य बोल रहा है या वो कुछ कर रहा है, उसकी क्रिया क्या होगी? एक ही होगी। उसमें दो दो क्रिया साथ में नहीं चलेगी। तो एक उसमें मुख्य क्रिया होती है और एक सीधी, मतलब वो जो कर रहा है वो सीधी और सरल होती है। ठीक है। जो उसका उद्देश्य होता है वही, उसके साथ साथ एक ही उसकी क्रिया बनेगी। तो चलो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ आपको। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे राम स्कूल जाता है। क्या? राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है तो राम करता है। ठीक है। उसका उद्देश्य क्या है? स्कूल जाना। इसमें क्रिया कौन सी है? जाता है, जा रहा है ना वो, तो एक ही क्रिया है और उसका एक ही उद्देश्य है। इसके लिए कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य होगा। दूसरा, जैसे बच्चा खेल रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो इसमें क्रिया कितनी है? एक ही क्रिया है। और क्या काम हो रहा है उसमें? खेलने का काम हो रहा है, ये क्रिया है। ठीक है। अभी जैसे तीसरा उदाहरण देखेंगे, सीता क्या बनाती है? खाना बनाती है। सीता खाना बनाती है। इसमें कितनी क्रिया हो रही है? एक ही क्रिया हो रही है। ठीक है। इस प्रकार हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। जिसमें एक ही क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। अभी दूसरा देखेंगे, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, उसमें जैसे दो सरल वाक्यों को जब जोड़ दिया जाता है, किसके द्वारा? समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जोड़ दिया जाता है। समुच्चय बोधक शब्द कौन से? फॉर एग्जाम्पल और, तथा, लेकिन, परंतु, ऐसे बहुत सारे समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। ऐसे सरल वाक्यों को जब इन शब्दों द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जैसे राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। तो इसको देखो, अभी ये राम पढ़ता है, इसमें एक ही क्रिया है, तो ये सरल वाक्य हुआ। लेकिन अभी दूसरा देखो, श्याम खेलता है, ये भी क्या है? सरल वाक्य है। लेकिन ये दो वाक्यों को किसके द्वारा जोड़ा गया? समुच्चय बोधक क्या है इसमें? और ये समुच्चय बोधक शब्द द्वारा जोड़ दिया गया है। तो इसके लिए ये जो पूरा वाक्य बन रहा है इसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे अभी दूसरा एग्जाम्पल देख लूंगी मैं बाजार गया लेकिन दुकान बंद थी। मैं बाजार गया लेकिन दुकान बंद थी। इसमें भी दो सरल वाक्य हैं, उसको लेकिन के द्वारा जोड़ा गया है। तीसरा उदाहरण देखेंगे, वह मेहनत करता है तथा सफलता पाता है। अभी इसमें भी दो वाक्य है और इसको किसके द्वारा जोड़ा गया है? तथा के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये कौन से वाक्य हुए? संयुक्त वाक्य हुए। अभी तीसरा, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देखेंगे। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा उपवाक्य तथा उसके अधीन एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अभी देखिए, इसमें जो वाक्य बनेंगे मिश्र से ही समझ में आ रहा है कि इसमें भी दो वाक्य होंगे।
ठीक है। तो इसमें एक क्या होगा, प्रधान होगा मतलब मुख्य होगा, और दूसरा उसके ऊपर आश्रित होगा, उसके ऊपर डिपेंड होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, मैंने सुना कि तुम पास हो गए। क्या है एग्जाम्पल, मैंने सुना कि तुम पास हो गए। अभी देखिए वो पास तो हो गया, तो इसमें एक मेन वाक्य हो गया, मुख्य हो गया, मैंने सुना कि तुम पास हो गए, तो दूसरा वाक्य उसके ऊपर क्या है, आश्रित है। अभी जैसे जो मेहनत करता है वही सफल होता है, अभी इसमें भी दो वाक्य है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, लेकिन एक वाक्य दूसरे के ऊपर क्या है, आश्रित है। अभी ये इसको संयुक्त वाक्य नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक ही वाक्य है, किसी दो वाक्य को जोड़ा, मतलब वो एक दूसरे, ये वाला जो वाक्य है एक दूसरे के ऊपर क्या है, आश्रित है। अगर कोई इंसान मेहनत नहीं करेगा तो वो सफल नहीं होगा, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। तो इसमें एक क्या है, एक मेन वाक्य है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित वाक्य है, तो इसको दोनों को अगर हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, ये मिश्र वाक्य बन जाएगा। जैसे जब बारिश होती है तब मौसम अच्छा लगता है। ठीक है, अभी तो हमने रचना के आधार पर तीनों वाक्य के भेद समझ लिए। अब मैं यहाँ पे आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद समझाने वाली हूँ। अर्थ के आधार पर पहला क्या है, विधानवाचक वाक्य है। तो विधानवाचक वाक्य की परिभाषा देख लेंगे। जिस वाक्य से किसी कार्य, घटना या स्थिति का सामान्य कथन प्रकट हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अभी विधान शब्द से ही समझ में आ रहा है ना, जैसे किसी घटना के बारे में या किसी स्थिति के बारे में कोई स्थिति प्रकट हो। ठीक है, जैसे अभी देखिए सूरज पूर्व से निकलता है, ये इसकी स्थिति है, ये हमेशा फिक्स ही रहेगा। सूरज कौन सी दिशा से निकलता है, पूर्व दिशा से निकलता है, तो ये विधि का विधान है। इसके लिए कौन सा वाक्य हो गया, ये विधानवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो ये कोई कार्य हो रहा है, इसके लिए कौन सा वाक्य हो गया, विधानवाचक वाक्य हो गया। अभी दूसरा है इसमें प्रश्नवाचक वाक्य। अभी प्रश्नवाचक वाक्य पहचानना बहुत ही सरल है, इसमें हमेशा वाक्य के अंत में क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तो जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें हमेशा ये वाक्य इस तरीके से हमको संबोधित करेगा कि वो हमसे क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, या हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुमने भोजन किया। ठीक है, अभी दूसरा है आज्ञावाचक वाक्य। तीसरा, जिस वाक्य में आदेश, प्रार्थना, सलाह या अनुमति का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ये वाक्य इस तरीके का होगा कि हमें ये आदेश दे रहा होगा, या हमसे प्रार्थना करवा रहा होगा, या हमें सलाह या अनुमति का भाव प्रकट करवा रहा होगा। अब इसको उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, कृपया दरवाजा बंद करो। यहाँ बैठो क्या कर रहा है, ये हमको बोल रहा है ना, कि मतलब ये आदेश दे रहा है। कृपया दरवाजा बंद करो, ये भी आदेश दे रहा है। समय पर पढ़ाई करो, क्या कर रहा है, हमको आदेश दे रहा है। इसके लिए कौन सा वाक्य होगा, बताइए कौन सा वाक्य होगा, ये आज्ञावाचक वाक्य। अभी इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में इच्छा प्रकट होती है उसे हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद या शुभ कामना प्रकट होती है उसे हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के थ्रू इसको समझेंगे। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, क्या हो रहा है इसमें, हम हमारे लिए कोई कामना कर रहे हैं ना, इच्छा प्रकट हो रही है। दूसरा, तुम हमेशा खुश रहो, हमें आशीर्वाद कहीं से मिल रहा है। ठीक है, तो इस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना जब प्रकट होती है तो कौन सा वाक्य बन जाता है, इच्छावाचक वाक्य बन जाता है। अभी जैसे पांचवा जो हमारा वाक्य कौन सा है, विस्मयादि बोधक वाक्य। इस वाक्य में जब हमें कभी आश्चर्य की खबर सुनाई दे, या खुशी, दुख या घृणा की खबर सुनाई दे, इस तरीके के वाक्य हमारे सामने आए, ठीक है, तो जिस तरीके का भाव प्रकट होगा उस वाक्य में, तो वो कौन सा वाक्य होगा, विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। अब इसको हम देखेंगे उदाहरण के थ्रू।
वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो इसमें क्या हो रही है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें खुशी प्रकट हो रही है ना। अरे तुम यहाँ कैसे, इसमें आश्चर्य प्रकट हो रहा है ना, इसमें आश्चर्य प्रकट हो रहा है ना। अरे तुम यहाँ कैसे, तो ये कौन सा वाक्य होगा, ये कौन सा वाक्य होगा, विस्मयादि बोधक वाक्य। अभी दूसरा 6th वाला कौन सा है, निषेधवाचक वाक्य। कौन सा, निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने या मना करने का भाव समझ में आता है। जिस वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में नहीं और मत सॉरी जिस वाक्य में नहीं और मत मतलब मना करने वाले शब्दों का भाव समझ में आता है या प्रकट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। इसको उदाहरण के थ्रू देखेंगे हम। मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो ये कौन सा वाक्य होगा, ये निषेधात्मक वाक्य होगा। जैसे झूठ मत बोलो, अभी देखो इसमें मत आया है ना, तो ये कौन सा वाक्य होगा, निषेधात्मक वाक्य होगा। अभी 7वां देखेंगे, संदेहवाचक वाक्य। अगर हमें ये इस तरीके का वाक्य होता है जो संदेह प्रकट करे, क्या प्रकट करे, संदेह या संभावना प्रकट करे, तो ये किस तरीके का वाक्य बन जाएगा, संदेहवाचक वाक्य होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे इसका, आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो, क्या, शायद आज बारिश हो, ठीक है। संभव है वह आए, संभव है वह आए, तो ये किस तरीके के वाक्य है, संदेहवाचक। इसमें क्या प्रकट हो रहा है, संदेह, या इसमें संभावना प्रकट हो रही है, और इसमें क्या प्रकट हो रही है, संदेह प्रकट हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया, दोनों संदेहवाचक वाक्य हो गया। अभी लास्ट वाला वाक्य संकेतवाचक या शर्तवाचक वाक्य। जिस वाक्य में हमें शर्त या संकेत का भाव समझ में आए, तो वो किस तरीके का वाक्य होगा, संकेतवाचक वाक्य होगा। जैसे कि यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ये संकेत इसमें समझ में आ रहा है। अगर बारिश हुई तो हम नहीं जाएंगे, तो इसमें भी संकेत समझ में आ रहा है। तो ये किस तरीके का वाक्य हो गया, संकेतवाचक वाक्य हो गया। अभी देखिए, अभी जो वाक्य के भेद में वाक्य के प्रकार है, इनको याद करने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक दी गई है। वी, नी, प्र, आ, ई, ये सारे वाक्य के प्रकार के शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं, तो इसको हम अगर याद कर लेंगे तो इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी अगर मेरा मनोबल बढ़ाएंगे तो इस तरीके के और भी मैं अच्छे वीडियोस बनाकर पोस्ट करूंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।